नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। नेताजी के 128वां जन्मदिन पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और नेताजी को तहे दिल से एक सैल्यूट। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे। नेताजी आपको हम नहीं भूल सकते। आज हम लोग 128वां जन्मदिन मना रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी और पायनियर थे। शायद नेताजी के अनुपस्थिति में भारत को और कितने 100 साल लग जाते स्वतंत्रता के लिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा। उनके योगदानों को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। सबसे पहला योगदान उन्होंने जो दिया वो है आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात INA। नेताजी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस फौज में भारतीय सैनिकों को संगठित किया गया ताकि अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया जा सके। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और फौज को प्रेरित किया कि वे भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करें। आजाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया। यह सरकार ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने का प्रयास था। अर्थात आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में हो चुका था। नेताजी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया और जापान तथा जर्मनी जैसे देशों से समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने इन देशों से आर्थिक और सैन्य मदद लेकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन को मजबूत किया। युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत सदा बने रहे नेताजी। नेताजी ने भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। युवाओं के दिल में जोश भर देता था यह नारा। लेकिन दुखद बात यह थी कि नेताजी की जो भावधारा है, चिंताधारा है, चिंता चेतना है, वो तत्कालीन गांधी जी और कांग्रेस में मतभेद को जन्म दिया। नेताजी का दृष्टिकोण महात्मा गांधी और कांग्रेस से अलग था। ये मानते थे कि केवल अहिंसात्मक तरीकों से स्वतंत्रता पाना मुश्किल है। कोई डाकू, कोई लुटेरा, कोई चोर चोरी करने आता है तो उस समय
घर के लोगों को क्या करना चाहिए? उनके साथ अहिंसात्मक बातचीत वार्तालाप करें। जो लोग सैकड़ों 200 साल तक भारत को शोषण करते रहा, दोहन करते रहा, इस देश के संपत्ति को अपने देश भेजते रहा, उनके साथ अहिंसात्मक वार्तालाप करें। नेताजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और बाद में कांग्रेस से अलग होकर स्वतंत्र रूप से आजादी की लड़ाई लड़ी, जो कि देश के लिए सबसे बड़ा आइकॉन बन गए। देशवासियों में आत्मविश्वास जगाना। नेताजी ने भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि वो अपने सामूहिक प्रयासों से अंग्रेजों को हरा सकते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए त्याग और बलिदान की भावना को प्रोत्साहित किया। उतना ही नहीं, उन्होंने अपने आईसीएस के सर्टिफिकेट को फाड़ दिया और अंग्रेजों के गुलामी उनको बर्दाश्त नहीं हुई और अंग्रेजों के साथ काम करने के लिए वो डिनाई कर दिया। नेताजी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। नेताजी जाति, धर्म, क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर सभी भारतीयों को एकजुट किया। उनके लिए जय हिंद का नारा भारत की एकता का प्रतीक बन गया। उन्होंने किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा। कारण उसका नतीजा यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति जाति धर्म निर्विशेष नेताजी के एक आवाज पर एक साथ हो जाते थे और लड़ाई करते थे और लड़ाई करके देश को आजाद भी किया। नेताजी के सुभाष चंद्र बोस का जीवन और उनके योगदान भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक अमूल्य धरोहर है। उनकी वीरता, उनका त्याग और नेतृत्व ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। यही सच्चाई है। आपको मालूम होगा, जब नेताजी लड़ाई लड़ते लड़ते उनको देश त्यागना पड़ा, क्योंकि जापान ने समर्पण कर दिया था और जापान ने भारत को अर्थात आईएनए को मदद करने में असमर्थ जता दिया, अर्थात मदद करना बंद कर दिया। मजबूरन रसद के अभाव में, अस्त्र शस्त्र के अभाव में नेताजी को रिट्रीट करना पड़ा और वहां से वो चले गए। लेकिन मेरा कहना है, उन्होंने तो अपना योगदान दे दिया। उन्होंने तो सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लोगों ने रूमर फैला दिया कि उनकी हवाई जहाज के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद भी फिर रशिया को नेहरू ने क्यों चिट्ठी लिखा? और वो चिट्ठी स्पष्ट दर्शाता है कि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। उन्हें स्पष्ट भाषा में रशियन गवर्नमेंट को लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो वार क्रिमिनल है, आपके वहां देखे गए हैं, जो कि इंटरनेशनल युद्ध की जो वार का जो बॉन्ड है उसके खिलाफ है। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि नेताजी का जीवित रहना या नेताजी का उपस्थिति उन तमाम स्वार्थ लोलुप, पद लोलुप तथाकथित राजनेताओं के स्वार्थ के खिलाफ था। यही कारण है
ऐसी परिस्थितियां उनके लिए क्रिएट किया इस स्वार्थी भोगी नेताओं ने कि उनको छोड़ना पड़ा। और एक चीज आप लोगों को बता दें आज, जो शायद मीडिया में किसी ने नहीं कहा हो, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, श्री श्री आनंद मूर्ति जी अर्थात श्री प्रभात रंजन सरकार, ये नेताजी के दूर संपर्क में भांजा लगते थे। आनंद मार्ग का उस स्थापना 1955 में हुई, लेकिन नेहरू को आनंद मार्ग से क्या प्रॉब्लम थी? नेहरू ने सीबीआई को, इंटेलिजेंस ब्रांच को स्पष्ट भाषा में कह दिया, कीप एन आई ऑन आनंद मार्ग एक्टिविटीज ऑफ श्री पी.आर. सरकार और श्री श्री आनंद मूर्ति जी। इसका मतलब क्या था? इसका वजह यह था कि नेताजी के अंतर्ध्यान होने के बावजूद भी वो श्री पी.आर. सरकार और अर्थात आनंद मूर्ति जी के साथ कम्युनिकेशन में रहते थे। और यही कारण था, आनंद मार्ग के जितने भी लेटर्स कम्युनिकेशन होते थे वो सबको ये सरकार सेंसर करते थे, सबको स्कैन करके पहले पढ़ते थे, तभी हमारी चिट्ठी पहुंचती थी। वजह क्या था? क्योंकि फैजाबाद में जो गुमनामी बाबा थे वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और वहां पर आनंद मार्ग के एक अवधूत जी पोस्टिंग थे, आचार्य अजरानंद अवधूत। अजरानंद जी के माध्यम से रेगुलर पत्राचार होता था। अजरानंद जी रेगुलर उनके बारे में श्री श्री आनंद मूर्ति जी को अपडेट दिया करते थे। यही कारण था कि नेहरू ने एवं उसके बाद कांग्रेस के जितने भी नेता आए वो सीबीआई का स्पेशल इंस्ट्रक्शन था कि आनंद मार्ग पर नजर डालें। वजह क्योंकि नेताजी का जो स्वप्न था आर्थिक आजादी, उस आर्थिक आजादी के लिए ही जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी अर्थात पी.आर. सरकार ने प्रोटेस्ट इकोनॉमी दिया, अर्थात आर्थिक आजादी की घोषणा की। और आर्थिक आजादी के लिए जो प्रारूप है वो प्रगतिशील उपयोगी तत्व में है। यही कारण था तत्कालीन देश के राजनेताओं की किड़किड़ी बनी हुई थी ये आनंद मार्ग दर्शन। और देश प्रेमिकों के प्रति एक किताब जो आनंद मूर्ति जी ने लिखे हैं, उस किताब को नेताजी के लिए ही समर्पित किए, उत्सर्ग किए। और उस किताब में उन्होंने लिखा था, लिखा है कि देश कोई विशेष भौगोलिक भूखंड से नहीं बनता है, सिर्फ एक जनगोष्ठी और एक ही तरह के भाषा बोलने से नहीं आता है, और एक ही तरह का पोशाक और भोजन ग्रहण करने से नहीं होता है। देश का, नेशन का निर्माण होता है सेंटिमेंट से। अर्थात नेताजी ने एंटी ब्रिटिश एक सेंटिमेंट जगाया सबके, हर भारतीयों के दिल में, और वो सेंटिमेंट देश में विद्यमान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी मजहब थे, सब सेंटिमेंट पर भारी पड़ा था आजादी, आजादी, आजादी का सेंटिमेंट। और यही कारण था उस समय हर तबके के लोग आके नेताजी के साथ हुए और आजादी के लड़ाई के लिए अपना आत्माहुति दिए। आज
हमारा देश को अगर सही रूप में विश्लेषण किया जाए तो हम देखते हैं कि हमारे देश में कई नेशन बन चुके हैं। भारतवर्ष में कई नेशन बन चुके हैं और ये सेंटिमेंट, क्षुद्र सेंटिमेंट, जो सेंटिमेंट आज लोगों को चाहिए, राजनेताओं को जगाना चाहिए, उस सेंटिमेंट को नहीं जगा के जाति मजहब के नाम पर देश को अलग अलग राष्ट्रों में बांटा जा रहा है। देश सर्वोपरि है, देश से बड़ा और कुछ नहीं होता है। जिस भौगोलिक भूखंड पे हम रहते हैं वही अगर अन्याय, अत्याचार, शोषण और पाखंड पर चल रहे हो तो उस देश का भविष्य क्या हो सकता है। आज के दिन में तबाह हो चुका है हर भारतीय। कुछ दिन तो एक पार्टी ने एक विशेष मजहब को पर्दे के पीछे से बढ़ावा दिया और भारतीय प्राण धर्म पर आक्रमण किया, भारतीय प्राण धर्म आध्यात्मिकता पर आक्रमण किया, भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आधारित आक्रमण किया। वही वर्तमान राजनेता दूसरे मजहबी सेंटिमेंट देके भारत को एक गृह युद्ध के कगार पे खड़ा कर दिया। मेरा पूछना है, धर्म आदमी का व्यक्तिगत विश्वास का चीज है, अभ्यास का चीज है, प्रैक्टिस का चीज है। हर व्यक्ति को ईश्वर उपलब्धि के लिए अपना प्रचेष्टा जारी रखना चाहिए। वो घर में रह के करे, बाहर में रह के करे, पहाड़ के गुफाओं में करे, वो उनकी व्यक्तिगत जिंदगी है और ईश्वर के साथ संबंध सबका व्यक्तिगत होता है। लेकिन उनके विश्वास जब राष्ट्र हित के विरुद्ध में जाए, उसके विश्वास जब राष्ट्र को तोड़ने में लग जाए, उनके विश्वास, उनके मजहब जब राष्ट्र हित के खिलाफ जाए, उस समय राष्ट्रवादियों नेताओं को क्या करना चाहिए? राष्ट्रवादियों नेताओं को राष्ट्र हित के लिए एक ऐसे सेंटिमेंट को जन्म देना चाहिए जो सेंटिमेंट सभी जाति धर्म निर्विशेष सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला सके। और आज के दिन में वही जरूरत है। आज के दिन में जो सचमुच में देश के प्रति वफादार है, सचमुच में देश का कल्याण चाहते हैं, आज सभी धर्म को भूलकर, मजहब को भूलकर उनको एक भारत को एक सर्वश्रेष्ठ आर्थिक इकाई के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। आज भारत के जितने भी मजहब के लोग, सबको यही अपील करना चाहिए कि ये सब चीज को भूलकर हमें एक आर्थिक आजादी चाहिए, क्योंकि देश को चलाने के लिए अर्थ बहुत जरूरी है, अर्थनीति बहुत जरूरी है। उसके बगैर देश कंगाल हो जाता है और कंगाल के मुंह में धर्म का भाषा अच्छा नहीं लगता है। और आज तक भारतवर्ष की जो कंगाली है, ये ढोंगी पाखंडी लुटेरों के कारण हुआ है, जिनको हम सोचते थे कि ये हमारे कर्णधार हैं, जिनको हम सोचते थे कि ये हमारे पायोनियर है, ये अग्रदूत है, ये हमारे देश माता है, ये हमें आगे ले जाएंगे। लेकिन क्या किया? हमारे खून को चूसकर, जनसाधारण के खून को चूसकर
विदेशों में अपना पैसा जमा करते रहा। देश के सुरक्षा के लिए जहां पर अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना चाहिए था, देश के उन्नति के लिए जहां पर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का निर्माण करना चाहिए था, देश को उन्नति के लिए टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट करना चाहिए था, वो सब नहीं करके दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी और दूसरे देशों से अर्थशास्त्र के डील करके सिर्फ मुनाफा कमाया और देश को गुलामी की तरफ फिर ढकलना शुरू कर दिया। भारतवर्ष जैसे देश जहां पर कोई ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, प्राकृतिक रिसोर्सेज की कमी नहीं है, अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड कोई भी रिसोर्स की कमी नहीं है, उस देश में स्वाधीनता के इतने साल के बावजूद भी अगर लोग भूखे रहे तो क्या राजनेताओं को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मरना चाहिए? इतने दिन में अर्थनीतिविद, अर्थनैतिक चिंतक, बुद्धिजीवी एक सुंदर अर्थनैतिक दर्शन को नहीं ला सका। लाएंगे क्यों? उनकी चिंता ही नहीं है। वो तो चाहते हैं देश के लोग मूर्ख रहे और उनका शोषण चलते रहे, क्योंकि शोषण करते करते जोंक को, मच्छर को लत लग जाती है, खून चूसते 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 रहेगा जब तक उसका पेट फट नहीं जाता हो। और आज के राजनेता को वही, वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, कुछ बनियों के साथ मिलकर देश को लूटे जा रहा है, अपना उदर बढ़ाए जा रहा है, लेकिन फिर भी उनकी चाहत मिट नहीं रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जो भारतवर्ष को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में देखना चाहते थे। वो राजनीति हो, धर्मनीति हो, अर्थनीति हो, राजनीति हो, संस्कृति हो, टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे। लेकिन कुछ स्वार्थ ललूप, सेल्फ डिक्लेयर्ड महात्मा और सेल्फ डिक्लेयर्ड चाचाओं ने हमारे देश को खा गया। उसके बाद उनके चमचे, नाती, पोता भी उसी तरह देश को दिन पर दिन दिमक की तरह खाए जा रहा है। मेरे भाइयों, मैं जो इस घटना के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि सबको जगना होगा, एक नई परिवर्तन के लिए तैयार करना होगा। वो परिवर्तन है आर्थिक आजादी। सभी भारतवासियों को आर्थिक आजादी के लिए एकजुट होकर शोषण, अन्याय, पाखंड के विरोध में लड़ना होगा। मजहबी हिंसा को रोकना होगा, मजहबी उन्मादना को रोकना होगा और भारतीय प्राण धर्म सनातन को प्रतिष्ठित करना होगा। और ये भारतीय सनातन परंपरा, आर्थिक आजादी, सांस्कृतिक उन्नति, तकनीकी डेवलपमेंट तभी संभव होगा जब नेताजी का स्वप्न पूरा होगा। उनका यही स्वप्न था, आर्थिक आजादी। और आर्थिक आजादी के लिए एक स्पष्ट दर्शन है जो उन्हीं का भांजा श्री प्रभात रंजन सरकार ने दिया है, प्रगतिशील उपयोगी तत्व, प्राउड प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, जो कि सिर्फ भारत नहीं संपूर्ण विश्व के अर्थनैतिक जगत में जो अभाव, विषमता, क्राइसिस दिख रहे हैं, उसका एकमात्र समाधान है प्राउड। बुद्धिजीवियों को अपने अहंकार से थोड़ा सा दूर होकर प्राउड का अध्ययन करना चाहिए। यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों में हर नेताओं को, आईएएस, आईपीएस को प्राउड का अध्ययन करना चाहिए। और प्राउड अध्ययन करके तभी भारतवर्ष को अर्थनैतिक दृष्टि से,
सर्वात्मक दृष्टि से विश्व का गुरु बनाया जा सकता है, विश्व का सिरमौर बनाया जा सकता है। इसलिए मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर देशवासियों को यही कहना चाहूंगा, अब सो नहीं। तथाकथित राजनेताओं, शोषक, पदलोलुप, स्वार्थी लोगों के मीठे बोली के चक्कर में नहीं पड़ के स्वतंत्र सोच लाकर देश को एक स्वतंत्र, स्वावलंबी अर्थनैतिक इकाई के रूप में प्रतिष्ठित करें। इसके लिए श्री श्री प्रभात रंजन सरकार के प्रौद्ध दर्शन एकमात्र सलूशन है, समाधान है, पैनेशिया है। इतना ही कहकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के श्री चरणों में प्रणाम और सैल्यूटेशन देते हैं और ये कहते हैं, नेताजी आपको हम कभी ना भूले हैं, न भूल पाएंगे। नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। नमस्कार।